चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल देखेंगे, मंकी पॉक्स वायरस के प्रसार को हम कैसे करके रोक सकते हैं। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स वायरस का एक केस रिपोर्ट किया गया है केरला में। केरल में एक व्यक्ति यूएई से आया था भारत, और इसी के चलते चलते उसमें संक्रमण देखने को मिला है। तो इस बीमारी से हम कैसे करके निपट सकते हैं, किस प्रकार से गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, विश्व में इसका क्या डेटा है, कब इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी बातें इस आर्टिकल में हमें बताई गई हैं। ये जो टाइम है, ये टाइम आ गया है हमें सतर्क होने का, विजिलेंस वाला ये टाइम चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो टेस्टिंग है उसको तेज़ी के साथ में बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ में अवेयरनेस ज़रूरी है, और इसके साथ साथ स्टिग्मा किसी प्रकार का हमारे मन में नहीं होना चाहिए इस वायरस को लेकर के। इसी के चलते चलते हम मंकी पॉक्स की बीमारी को, वायरस को रोक सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। इंडिया ने रिपोर्ट किया था इसका पहला लेबोरेटरी के द्वारा कंफर्म, जो कि इम्पोर्टेड केस है, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, इसीलिए ये केस हमारे यहाँ पर दर्ज हुआ है। इम्पोर्टेड केस इसको बोला जा रहा है मंकी पॉक्स वायरस का। जब एक 35 साल का व्यक्ति केरल की कैपिटल में, उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। अब हम उसके डायग्नोसिस को देख लेते हैं कि उसका किस प्रकार से हमने उपचार किए। सबसे पहले तो बताया जा रहा है, ठीक है, इसका डायग्नोसिस काफ़ी इजी था, क्योंकि इंडिविजुअल ने इन्फॉर्म कर दिया था हेल्थ केयर वर्कर को, ठीक है, कि वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कौन कौन से पर्सन आए हैं, या फिर वो कहाँ पर इन्फेक्ट हुआ था। उसको पता चल गया था कि मैं ज़रूर किसी न किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आया था। अब इस ट्रांसमिशन को कट करने के लिए, इस चेन को कट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे व्यक्ति जो कि उसके कांटेक्ट में आए हैं उनको केरल में आइसोलेट किया गया था। अब यदि हम बात कर लें अफ्रीका के आउटसाइड में पहला केस, तो ये केस रिपोर्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, कब, 6 मई 2022 को। तभी से लेकर के आज तक आप देखोगे ना, तो जो वायरस है वो फैल चुका है 63 कंट्री से भी ज़्यादा में। कहाँ पर, यूरोप में आप देखोगे तो 8,238 केसेस हैं फ्रॉम 35 कंट्रीज़। यूरोप के जो 35 देश हैं, इनमें 8,238 केसेस आज तक आ चुके हैं। 12 जुलाई तक का डेटा आप देखोगे तो अमेरिका में 1470 केसेस हैं। 14 जुलाई तक का ये डेटा बताया जाता है। कुल मिला के ये बताया जा रहा है, जब ये वायरस, नेवर बिफोर द वायरस स्प्रेड टू मोर देन 100 पीपल ए ईयर ड्यूरिंग एनी आउटब्रेक इन एंडेमिक कंट्रीज एक्सेप्ट कॉन्गो। इसका मतलब ये है, शुरू में इसका प्रसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, कॉन्गो में था। जैसे यहाँ पर केस बढ़ने चालू हो गए, लोगों का आना जाना होने लगा, इसके साथ साथ में ही इस वायरस का फैलाव होने लगा था। यदि हम फैक्ट की बात कर लें ना, तो अफ्रीका में कुछ पीढ़ियों से आगे निरंतर जो ट्रांसमिशन है ना, काफ़ी दुर्लभ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई पीढ़ी को हुआ था फिर हमको हो रहा है, तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब यदि हम बात कर लें, रैपिड मात्रा में हमें देख रहे हैं कि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ में जो जियोग्राफिकल फैलाव है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन लार्जली फैल रहा है ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से, स्पेशली मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, मतलब एमएसएम जो ग्रुप होते हैं उनमें ज़्यादा ये फैलाव हो रहा है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना रहा है उनमें इसका फैलाव ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ इवेंट हमको देखने को मिले हैं स्पेन और बेल्जियम में। तो इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं ना, जैसे कि भारत में मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इकट्ठे होकर के यहाँ पर कोरोना को फैलाया था, ठीक उसी प्रकार से WHO का कहना है, यदि
इस प्रकार के इवेंट हो रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ये मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है, तो इसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ में होने वाला है और ये एम्पलीफायर इवेंट हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ऐसे केसेस जो कि क्रॉस कर जा रहे हैं 10,000, वो भी नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ में, वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा नंबर आप देख रहे हैं 2034 कहाँ पर हैं? स्पेन में। यूके में 1735 है, जर्मनी में 1556 है और अमेरिका में 1470 है। तो यहाँ से रिस्क हो जाता है किसका? वायरस का, कि वायरस अब जो है इस प्रकार की जो कंट्री हैं यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ जो मात्रा इनकी बढ़ रही है वो वास्तविक डाटा, वो बात गलत नहीं है। जबकि पहला जो ह्यूमन केस था ना, वो कब रिपोर्ट किया गया था? 1970 में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। फिर ये जो वायरस है ना, एंडेमिक बन गया था इन 11 कंट्रीज, कहाँ पर? अफ्रीका में, काजिंग स्मॉल आउटब्रेक, थोड़ा बहुत आउटब्रेक हमको देखने को मिला था। इसके अलावा लेकिन इतना टाइम तो ये बीत चुका था, उसके बावजूद भी इस वायरस पर किसी प्रकार की स्टडी नहीं की गई थी इन सालों में। अब हम ये देख रहे हैं ये जो वायरस है वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसमिशन हो पा रहा है नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ में, ठीक है। वैज्ञानिक लोगों ने कुछ डिसकम्फर्टिंग फैक्ट निकाले हैं इसके, वो क्या क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। वायरस अब हमें ऐसा लग रहा है ना, इसने म्यूट कर लिया है अपने आप को। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये तेज़ी के साथ में फैल सकता है। और इसका क्या है, जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई फ्रॉम द करंट आउटब्रेक, तो उन्होंने क्या पाया, जो इमरजेंस हो रहा है नवल क्लैड का इस वायरस का, ठीक है, ये कब हमें देखने को मिला था? अर्ली मार्च में। मार्च के महीने में हमें नए किस्म के नोवेल क्लैड को हम सर्च कर पाए हैं, किसके माध्यम से? जीनोम सीक्वेंस के माध्यम से। जिस प्रकार से कोरोना की भी कई टाइप का होते जा रहा था, ठीक उसी प्रकार का ये मंकी पॉक्स वायरस भी हो गया है। अब एक रिसेंट स्टडी ये आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वायरस का डीएनए है कहाँ पर? सैंपल ऑफ सीमेन की हम बात करें, इसके अलावा सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वैब और फीसियस एंड 8 हाई वायरल लोड्स। डीएनए की जब सैम्पलिंग की गई थी तो उसमें ये पता चला था कि जो सलाइवा है, यूरिन है, रेक्टल स्वैब है, इसके अलावा जो मल होता है वह यहाँ पर हमें हाई वायरल लोड्स देखने को मिला था। अब जो इन्फेक्शियस और जो डिजीज़ है ना, डिजीज़ की पोटेंशियल है, दीज बॉडी फ्लूइड वाज नॉट स्टडीज। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उसके जो मल है, यूरिन है, रेक्टल स्वैब है, ये कितना ज़्यादा कोरोना को मंकी पॉक्स को फैला सकते हैं, इस बात का अध्ययन अच्छे से नहीं किया गया है, ऐसा बताया जाता है। अब जो नया क्लैड की हम बात कर रहे हैं, इसके पास हायर पोटेंशियल है, किसके लिए? ह्यूमन स्प्रेड। कितनी इसके पास एनर्जी है, कितना तेज़ी से ये फैल सकता है, अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बात को तो आप श्योर मान सकते हैं कि जो यदि संबंध बनाए जाते हैं, यदि संबंध बन रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो ये प्रोवाइड करता है वायरस को एक बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। इससे ये वायरस तेज़ी के साथ में फैलने वाला है MSM कम्युनिटी के बीच में। अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू इस प्रकार की स्प्रेडिंग हो रही है, इसका फैलाव हो रहा है और कुछ केस ऑलरेडी से डिटेक्ट किए जा चुके हैं वुमेन में भी। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों में ही इसका फैलाव हो रहा है, महिलाओं में भी ये फैलने लगा है। तो अब संभावना ये हो जा रही है कि ये जो वायरस है वो फैल सकता है जनरल कमेटी में, ठीक है, और इसको आप डिसमिस नहीं कर सकते, इस बात की नज़रअंदाजी नहीं कर सकते। तो यदि आप टेस्टिंग को इंक्रीज कर देते हो, दूसरी बात, जो लोग भी कांटेक्ट में आ रहे हैं वायरस लोडेड व्यक्ति से, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करिए,
जागरूकता फैलाइए और कभी भी मन में स्टिग्मा नहीं लाना है हमें, ठीक है, कलंक या फिर धब्बा नहीं लगाना है इन्फेक्टेड पीपुल के मामले में कि ये वायरस फैला रहा, वो वायरस फैला, इसके चलते चलते ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, हेट स्पीच से संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें बताया जाता है कि भारत में किस प्रकार से ट्विटर का उपयोग किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपने अपोनेंट को दबाने के लिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने के लिए, ताकि वो जैसा चाहते हैं वैसा हो सके। इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। इसके साथ में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है जुडिशरी के ऊपर, और जुडिशरी को फिर गवर्नमेंट के हिसाब से अपने डिसीजन देने पड़ते हैं, उनको इस बात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बाध्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसको कैसे करके ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसकी जो ट्रोलिंग की जाती है, उसके ऊपर जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, वो आज के टाइम में एक नया ट्रेंड बन गया है, जो कि हाईलाइट करता है सस्टेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन ऑफ इंटिमिडेशन का। इसका मतलब ये है, आप जुडिशरी को एकदम नीचा दिखाना चाहते हो, आप उसको वैसा मजबूर कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए करके। तो ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। हाल ही में जो अटैक हम देख रहे हैं, बातों का अटैक, कमेंट का अटैक देख रहे हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? आईटी सेल ऑफ ए प्रोमिनेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की। इसने क्या है, इम्प्रेशन जमा दिया है कि देयर आर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपुल अपोज टू स्केलिंग जुडिशियल क्रिटिसिज्म ऑफ द फॉर्मर नुपुर शर्मा और हर रिमार्क ऑफ प्रॉफिट। तो जब नुपुर शर्मा की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियां की गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया तो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कमेंट करने लगे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसा है, आप थोड़ा सा प्राउड भी कर सकते हो कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो कि खड़ा है अधिकार के दमन के लिए, जो लोग हेट स्पीच में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो कि हेट स्पीच कर रहे हैं, कोई ऐसा भी है जो इसके विरुद्ध में खड़ा हो सकता है, इस बात को लेकर के तो आप गर्व जरूर कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो बेंच की तरफ से जो आलोचना करी गई थी नुपुर शर्मा की, ठीक है, इसका मतलब उसका मतलब ये हो गया है कि सत्ता से वो डरते नहीं, सत्ता के सामने सच बोलने से वो झुकते नहीं है और वो सच बोलने के लिए सक्षम है। पहली बार ऐसा पता चला है। तो पार्टिकुलरली हम इस टाइम की बात कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट हमेशा से इंटरफेयर करते आ रही है विथ जुडिशरी इज एट इट्स हाइट। मतलब जुडिशरी के जो कामकाज है, उसकी जो ऊंचाइयां है, उसका जो मान सम्मान है, उसमें इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि ट्रांसफ़र कर देना, इसके अलावा सप्रेशन किया जाता है इंडिपेंडेंट माइंडेड जज का। मतलब ऐसे जज जो कि स्वतंत्र विचार वाले हैं, उनको दबाने की कोशिश करी जाती है, उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है। इसका मतलब ये है, यदि स्ट्रांगली और पूरी तरह से जस्टिफाइड रिमार्क्स किसका, किसी भी जज का या फिर न्यायाधीश का, वो कैसा होता है, लाइक ए फ्रेश वाइन ब्लोइंग थ्रू कंट्री, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, कोई जज एकदम मजबूती के साथ में खड़ा है और जस्टिफाइड रिमार्क्स दे रहा है, टिप्पणी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रभाव है पूरी कंट्री के थ्रू, कहाँ पर, और जुडिशरी के थ्रू, और ये वो बूस्ट कर देता है कॉन्फिडेंस ऑफ जजेस को। यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सच बोल दे, सरकार से बिल्कुल भी ना डरे, तो कंट्री को भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, उसके साथ में काम करने वाले जो जज हैं उनका भी हौसला अफजाई हो जाता है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है।
हाल ही के दिनों में हम कुछ कुछ ट्रोलिंग वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जज ने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया था रिलेटिंग टू एवर ग्रोइंग टेंडेंसी बाय द गवर्नमेंट टू इंटिमिडेट द जुडिशरी, इसका मतलब ये है कि हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट हमेशा से किसी काम के लिए बाध्य करते रहती है जुडिशरी को। तो कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर राइज होते हैं कि आखिर ये कौन से ग्रुप हैं जो अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोकतांत्रिक विचारधारा वाले व्यक्ति पर इस प्रकार का अटैक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट के पास किसी प्रकार का कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो कि ऑपरेट करता है एज ए आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार अपने हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है। और क्या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, इसके साथ साथ में जो आइडियोलॉजिकली इंकरेज किया जाता है ताकि वो इंगेज हो सके हेट स्पीच में। फाइनली तो किस प्रकार जो जुडिशरी है इस काम में हस्तक्षेप कर सकती है, और जो ऑर्गेनाइज मैनर में हेट स्पीच किया जा रहा है इस प्रकार से, जो कि जर्नलिस्ट के खिलाफ होता है, पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर के खिलाफ होता है, ठीक है, या फिर जुडिशरी के खिलाफ होता है, तो इसको जुडिशरी कैसे करके ख़त्म कर सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जाते हैं। ग्रोथ और पॉलिटिकल सपोर्ट, हम इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे जो इंस्टांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनको सपोर्ट रहता है पॉलिटिक्स का, ठीक है। अब एक बुक है जिसको लिखा गया है आई एम ए ट्रोल, स्वाति चतुर्वेदी। वो बताती हैं कि इंटरनेट की जो ट्रोलिंग है एज पर्सन्स हु सो डिस्कॉर्ड थ्रू इम्प्लीमेंटरी कमेंट ऑन द इंटरनेट, तो वो बताती हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो कि भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हैं, लोगों को उकसाने वाली स्पीच का प्रयोग करते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह के माध्यम से। और ऐसे तो कई सारे ऐप भी आजकल बन गए। दूसरी बात ये है उनको पूरी जानकारी रहती है, हम जो है अपनी प्रोफाइल को छिपाकर ये सब करेंगे। दूसरे नंबर की बात है वीपीएन वगैरह के भी उनको काफ़ी कुछ जानकारी होती है, जिसके माध्यम से आप उनको ट्रेस भी आसानी से नहीं कर पाओगे। उन्होंने ट्रेस किया था इस प्रकार के नेटवर्क की ग्रोथ को कब से लेकर 2000 ईस्वी से लेकर के सन 2000 से लेकर के, और एट्रीब्यूट किया था इट्स स्टीप अपवर्ड कर्व टू द सपोर्ट इट रिसीव फ्रॉम ए सीनियर पॉलिटिकल लीडर इन गवर्नमेंट। इनकी किस प्रकार से निर्णय सामने आए, इन्होंने अपनी रिसर्च में अपनी किताब में क्या चीज़ लिखा है, तो उनका कहना है कि जो राइट विंग प्रोपेगेंडा वाली वेबसाइट हैं वो कंटिन्यू हेट स्पीच हेट ट्वीट करते जाती हैं, ठीक है। राइट विंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलने वाली बात है। दूसरी नंबर की बात ये है जो जर्नलिस्ट हैं अच्छी तरह से जो काम कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उनको दबाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ मत बोलिए, ठीक है। और इनको सपोर्ट किसके द्वारा मिला है, इनको कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड करते हैं हैशटैग कैंपेन के माध्यम से, और हमेशा ये अपना नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे जय बजरंग बली, भोले का भक्त, बजरंग मैं भी चौकीदार। इस प्रकार से ट्विटर हैंडल रिट्वीट करते हैं सेम ट्वीट को कंटिन्यूसली जब तक कि वो जो ट्वीट किए हैं वो एकदम फेमस ना हो जाए। इस प्रकार से कोई भी कैंपेन को चलाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं, लोगों को उकसाते रहते हैं। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए ट्वीट का, जैसे कि गोरी काउ स्लाटर और जो इमेजिनरी इंस्टांसेस ऑफ लव जिहाद के हैं, इस प्रकार के ट्वीट कई बार रीट्वीट किए गए, इनको वायरल कराया गया था। उनमें से कुछ जो थे ना मॉक वुमेन भी थी जो कि फेस करती हैं सेक्सुअल अब्यूज़ और हरासमेंट को, ठीक है। अब जब जो गुमनाम व्यक्ति है यदि वो किसी महिला जो कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती उसको कुछ भी बोल देता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बेचारी शांत रही आती हमेशा डर डर के मारे।
एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक और होस्टेड फोटोशॉप्ड पिक्चर हम देख रहे हैं एक फीमेल एक्टर की, जब उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। अब उन्हीं में से किसी एक नेटवर्क ने क्या कहा, एग्जीक्यूशन ऑफ अंडर ट्रायल विदाउट ड्यू प्रोसेस, सेइंग दैट द स्टेट शुड नॉट बोदर टू अरेस्ट सस्पेक्ट बट किल इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब ये है, जो अंडर ट्रायल्स वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि इनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है ड्यू टू प्रोसेस, तो उनका कहना है स्टेट को उनको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनको बिना दया के क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। परेशान तो नहीं कर रही है, कुल मिलाकर के जब अरेस्ट ही कर ले रही तो व्यक्ति परेशान क्यों नहीं होगा। इसके अलावा एन एक्सट्रीम एपिसोड कब देखने को मिला था, जब कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन है ना, उनको धमकी दी गई थी निर्भया स्टाइल रेप बाय ट्रोल्स के माध्यम से, ठीक है, कि हम निर्भया के जैसे ही आपके भी हाल करने वाले हैं, ऐसी धमकी उनको दी जाती है। इसके अलावा ही जो कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको भी ट्रोल कराया जाता है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या है, लोगों को उकसाने का काम किया जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो मास मर्डर होता है जम्मू कश्मीर में, वो उसको लेकर के। इसके अलावा ड्रॉपिंग ऑफ ए बॉम्ब ऑन ए फ्यूनरल प्रोसेसन। एक और रिपोर्ट आप देख लीजिए जो बात लिखी है द वायर के द्वारा, ठीक है। उनका कहना है, द वायर में ये बताया गया है कि 757 ट्विटर अकाउंट का उपयोग किया गया था ताकि अटैक किया जा सके किसके ऊपर, मोहम्मद जुबैर के ऊपर, जो कि को फाउंडर रहे थे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूज़ की और उसकी वेबसाइट के लिए। अब जो रिकवरी ईमेल आईडी था ना, वो कैसी थी, एनोनिमस थी, आप उनका कुछ पता नहीं लगा सकते। ट्विटर हैंडल वाज दैट ऑफ ए यूथ लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। जब ट्विटर हैंडल से उसका ईमेल वगैरह पता करा गया तो उससे ये पता चला कि जो पार्टी पावर में थी वो उसी का लीडर था। अब आप सोच सकते हैं, इस प्रकार के अकाउंट से हमें ये बात पता चलती है कि इनका भी कोई सब अकाउंट है, ठीक है, जो अलग अलग कैरेक्टराइज करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं बोट लाइक एंड इनऑथेंटिक बिहेवियर, ठीक है, जो कि अनऑथेंटिक बिहेवियर करते हैं और पोस्ट करते हैं मोर देन ए 500 टाइम्स ए डे। 500 से भी ज़्यादा एक दिन में ये इतने बार ट्वीट करते जाते हैं, ऑल हावर्स ऑफ द डे, हर घंटे में। और पर्पस एक ही था कि कैसे भी करके मैनिपुलेट करना है पब्लिक के परसेप्शन को, पब्लिक का जो माइंड है उसको चेंज कर दो अबाउट द अरेस्ट ऑफ मिस्टर जुबैर को। सिमिलरली टारगेटिंग प्रोसेसेस वर मैनेज्ड बाय द टेक फॉग, ठीक है, ये एक प्रकार से सोफेस्टिकेटेड यूज़ है जिसका यूज़ किया गया था ऑनलाइन ऑपरेटिव टू हाईजैक ए मेजर सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ताकि किसी जो मैसेजिंग प्लेटफार्म है, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफार्म है और सोशल जो मीडिया है उसको हाईजैक किया जा सके, कैसे अपने अनुसार उनको बदल सकते हैं हम। कोर्ट ने जिस प्रकार का डिसीजन दिया था नुपुर शर्मा के लिए, कोर्ट भी आज के टाइम में समझती है कि कंट्री खड़ी हुई है, पूरा देश जुडिशरी के साथ में खड़ा है। तो जो हेट स्पीच के ट्वीट होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किसके द्वारा, फैक्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, दैट प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ हेट स्पीच, ये बात भी लोग आजकल जानने लगे हैं कि कहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, पुलिस इज कॉल्ड फॉर, तो पुलिस को इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोसिक्यूशन को फॉलो करना चाहिए और जो हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग वाला नेटवर्क है इसको कैसे भी करके ख़त्म करना है। दिस इज़ वाइटल फॉर डेमोक्रेसी, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये सर्वाइव हो पाएगा।